पाकिस्तान के लिए इन हालात में एक बहुत अच्छी खबर है कि इन हालात में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, जब पाकिस्तान में ऐसा सैलाब आने को है कि पहले ही कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को बहा के ले गया है, और फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के साथ साथ कोई तखरीबकारी कहीं हो गई, कहीं कोई हादसा हो गया, एक के बाद दूसरी बुरी खबर पाकिस्तान में आती रहती है। इस रजीम के होते हुए अच्छाई की तवक्को भी नहीं की जा सकती। लेकिन इस दौरान एक बहुत ही अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए है, वो ये है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे ताकतवर इदारे, वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा भी बहुत बड़ा इदारा है लेकिन ताकतवर नहीं है, ये कोई ताकतों का तो फैली बन के रह गया है, लेकिन इसकी जो सबसे ताकतवर एक कमेटी है, कमेटी नहीं बल्कि इदारा है, वो उसको सलामती कौंसिल कहते हैं। सलामती कौंसिल की सदारत पाकिस्तान के लिए 1 साल के लिए आई है। सलामती कौंसिल की सदारत पाकिस्तान 1 साल के लिए संभालेगा। इसके अरकान की तादाद 15 है, जिनमें से 5 मुस्तकिल अरकान हैं। तो पाकिस्तान 1 साल के लिए इसका सदर बना है। तो इस पर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात की जा सकती है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी मुस्तकिल मुल्क के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नहीं है। तो हमारे मंदूब इस हवाले से देखते हैं कि क्या किरदार अदा करते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक की तादाद 60 हो चुकी है, जबकि मुसलमानों की आबादी 2 अरब से ज़्यादा है, लेकिन मुस्तकिल सलामती कौंसिल में मुसलमानों का कोई मुल्क नहीं है। इस तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। बहरहाल पाकिस्तान उसका सदर बना है, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। तो बाकी चलते हैं, एक ड्राइव इन जनाजा हुआ है। ड्राइव इन क्या चीज़ होती है? कराची में हमने कभी सुना था मरी ड्राइव इन कोई ऐसी जगह है, ऐसा कोई हाल है, वहाँ पे लोग जाते हैं, कार में अपनी में बैठ के जाते हैं। टिकट वहाँ पे होता है, कार का टिकट होता है, उसमें 1 बंदा बैठा, 2 बंदे बैठे हैं, 3 बंदे बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, कार अंदर चली गई। बहुत बड़ा ग्राउंड है, सामने रात का टाइम है, सामने बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है, तो वहाँ पे लोग जाके फिल्म देखा करते थे। तो उसको कहते थे कि गाड़ी अपनी अंदर ले जाओ, टिकट दे दो और फिर आप वहाँ पे फिल्म देख सकते हैं। बहुत ऊंची स्क्रीन हुआ करती थी, इसलिए आगे गाड़ी खड़ी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसा ही पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में भी लाहौर के बिल्कुल करीब उकाड़ा में एक जनाजा हुआ है। मंजूर भट्टो साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के, इनके पाँव के तले बटेरा आ गया था, तो ये उसके वज़ीर आला रहे थे, तो उनकी तरफ से जनाजे में शिरकत की गई है। मंजूर भट्टो साहब की तरफ से किस तरह से हैदर वाई की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 7 बंदे थे इनके साथ, और 7 बंदों से इन्होंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का, मरकज़ में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पंजाब में गुलाम हैदर वाई साहब मियां चन्नू वाले उनकी हुकूमत थी। तो ऐसा क्राइसिस आया, ऐसा लम्हा आया कि इन्होंने 7 बंदों को अपने साथ शामिल किया और कहा कि हमारा साथ दो, तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो नई हुकूमत वहाँ पे पंजाब में बन गई थी 7 लोगों की वजह से। 7 लोग इनके साथ थे, तो इन्होंने ब्लैक मेल करके अपनी हुकूमत में, बहरहाल वो एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। ये बुज़ुर्ग सियासतदान कहे जाते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये तो उम्र के साथ साथ बंदा बुज़ुर्ग हो जाता है। तो ये एक जनाजे में वहाँ पे गए, इनके दोस्त का जनाजा था, वो फौत हो गए, और ये अपनी पराडो में गए, अपनी लैंड क्रूज़र में गए, बड़ी गाड़ी में गए, सफ़ें बन रही थी, इन्होंने अपनी गाड़ी सफ़ों के दरमियान में से गुजारी और पहली साहब में बिल्कुल जाके खड़े हो गए। तो कुछ लोगों की तरफ से इस पर शदीद तनकीद की जा रही कि ये देखें कि मैंने दिखाया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं जनाजे में इसी तरह से अपनी पराडो में, अपनी लैंड क्रूज़र में बैठ के जनाजा पढ़ सकता हूँ, मुझे गर्मी लगती है, जुलाई का महीना है, हबस बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से उन पर तनकीद की जा रही है कि ये देखें कि ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि ये अगली साहब में जाके जिस तरह से पराडो खड़ी हुई है, उसके दर्जात कितने बुलंद हो गए होंगे ऊपर। तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा भट्टो साहब की तरफ से जो कुछ किया गया, इससे कतई तौर पर किसी तौर पर भी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। तो इनको वैसे चाहिए यह था कि पिछली साहब में ये खड़े हो जाते। ये भी नहीं हो सकता कि ये इस जोन में चले गया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास लैंड क्रूज़र है, तो मैं अगली साहब में चला जाऊँ। ऐसा हरगिज़ हो ही नहीं सकता, बल्कि यकीनी तौर पर यही होगा कि उनकी सेहत तबीयत ठीक नहीं होगी, वो गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते होंगे। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ के जनाजा पढ़ लेता हूँ। बहरहाल ये भी एक नया ट्रेंड हमारे मुल्क में आया है कि जनाजा गाड़ी में बैठ कर पढ़ लिया जाए, लेकिन उनको सेहत के यकीनी तौर पर मसाइल होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं यहीं पे गाड़ी में जनाजा पढ़ लेता हूँ। लेकिन उनका जिस तरह से अपनी गाड़ी को आगे ले जाना, इस पर तनकीद हो रही है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ तनकीद हो रही है। इमरान खान
کے حوالے سے خبر آئی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی بہنوں کی طرف سے ان کو مائنس کر دیا گیا ہے. خبر بڑی پرانی ہو گئی ہے لیکن اس پر اب بھی بیان بازی جاری ہے. تو پنجاب حکومت میں کئی بھی جمالو بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی طرف سے جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک ہے جمالو کیا جا رہا ہے. بی جمالو ہے جمالو کہہ رہی ہیں. تو یہ کس طرح سے, پہلے تو ایک بیان آ گیا کہ عمران خان کو مائنس کیا گیا ہے, تو ان کی پارٹی کی طرف سے کیا گیا, ان کی بہنوں کی طرف سے کیا گیا, ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور کی طرف سے بجٹ کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے بجٹ منظور کر لیا. کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے ان کو منع کیا تھا. تو اس پر کہا جانے لگا پارٹی کے اندر سے کہ عمران خان کو پارٹی کے اندر سے مائنس کر دیا گیا ہے. ان کی بہنوں نے بھی کہا, اور اسی طرح سے کئی ویلاگر جو عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا. تو اس پر بھی جمالو ایسی چہکی, ایسا ان کی طرف سے بیانات کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ ہے جمالو کرتی ہوئی نظر آئیں. تو ان کی طرف سے اب بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی کسی نے مائنس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میاں نواز شریف صاحب مائنس نہیں ہوئے. تو عمران خان جنہوں نے کوشش کی تھی وہ مائنس ہو گئے. تو جب بھی عمران خان کا ذکر آتا ہے تو ان کی طرف سے ایسی بیان بازی شروع ہو جاتی ہے, آگ بگولا ہو جاتی ہیں کچھ خواتین اور کچھ مرد بھی کہ عمران خان کی کردار کشی تک بھی چلے, بلکہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. ان کی کردار کشی, ان کے خاندان کی کردار کشی سارا کچھ کر لیا جاتا ہے. تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی اب صاحب انصاف ہونا چاہیے. تو عدل بھی صاحب انصاف ہو گیا اور ایک اور بچہ عدل کی طرف سے جن دیا گیا ہے. قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جس طرح سے عدل کے بچے جننے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ بالکل اب بھی جاری ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس دو خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے خصوصی نشستوں کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا تھا, خصوصی نشستیں تحریک انصاف سے بالآخر چھین لی گئیں, اور اس کے بعد پھر عدل نے جو ایک نیا بچہ دیا ہے اس کا نام ہے عثمان چودھری. یہ میں خبر پڑھ رہا تھا, خبر تو ایسے ہی لگی تھی, بے ضرر قسم کی خبر تھی کہ ایک آزاد رکن اسمبلی عثمان چودھری وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. تو تھوڑی سی میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے, لیکن میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کون سا آزاد امیدوار ہے جو اب تک بچا ہوا تھا. جب میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ عثمان چودھری صاحب ساہیوال 42.2 سے یہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے اور ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا. انہوں نے 1,07,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور ان کے مقابلے میں چودھری اشرف تھے, انہوں نے 96-97,000 ووٹ حاصل کیے تھے. اسی طرح سے تحریک لبیک نے بھی یہاں سے کوئی 30,000, پیپلز پارٹی نے بھی 18-20,000 ووٹ حاصل کیے تھے. تو عثمان چودھری صاحب عمران خان کی پارٹی سے تھے. تو ظلم بچے کیسے جن رہا ہے, تو قاضی فیصل صاحب جو سلسلہ شروع کر گئے تھے تو خصوصی نشستیں آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دے دی گئی ہیں, زیادہ تر نون لیگ کے حصے میں آئی ہیں. تو اس بندے کو کہا گیا کہ تم تو آزاد امیدوار تھے, تو اس بندے کو مجبور کیا گیا یا جو کچھ بھی ہے, تو اس نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور یہ پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے. اس طرح سے ظلم نے ایک اور بچہ جن دیا. اور کون کون سے بچے ظلم جن رہا ہے اور انصاف کو صاحب اولاد کیسے ہونا چاہیے. انصاف بھی صاحب اولاد ہو گیا کہ جسٹس ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل جج بنا دیا گیا ہے. تو جوڈیشل کمیٹی کی طرف سے صرف ان ایک کو نہیں بلکہ روزی خان کو بلوچستان کا چیف جسٹس بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایس ایم شاہ کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنائے گئے ہیں جنید غفار صاحب. تو اس طرح سے یہاں بھی انصاف صاحب اولاد ہو گیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے سینئر نہیں ہیں, سینئرٹی کو پس سے پوچھ ڈال دیا گیا کیونکہ ترمیم کر لی گئی تھی. تو اب اپنی مرضی کی جا رہی ہے, پیک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا, اس کے لیے بہت کچھ کیا گیا. بہرحال ان لوگوں نے اور ان کی نسلوں نے یہیں پہ رہنا ہے. قاضی فیصل کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے کہاں پہ چھپ چھپ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے بھی جو مراد حاصل کر لی ہیں تو ان کا نام کیسے روشن ہوگا. 3 چیف صاحبان تبدیل کر دیے گئے جبکہ پنجاب کی عالیہ نیلم صاحبہ سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان کو بھی پہلے ہی پیک اینڈ چوز کیا گیا تھا. ہمارے ہاں کچھ ججوں کی طرف سے آگے بڑھنے کے لیے جس طرح سے ساتھی ججوں کو روندا جا رہا ہے, سینئرٹی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے. تو ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ جج صاحبان سارے کے سارے تو نہیں,
कुछ जज साहिबान अलामती तौर पर अपने साथी जजों की कब्रों पर अपने महल तामीर कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि कुछ जजों का साथी जजों के जनाजे पर रक्स से बेखुदी में ये धमाले डालते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये हो गए सरफराज डोगर साहब हो गए, इसी तरह से याहिया अफरीदी साहब सबसे पहले आते हैं। इन्होंने अपने साथी जजों के साथ जो कुछ कर दिया तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। और इससे पहले काजी फैसल साहब, वो तो सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बने थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इंसाफ का, अदल का पाकिस्तान से जनाजा निकाला है वो भी पूरी दुनिया देख रही है और ये दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। किसी जनाजे पर जाते हैं तो यूं लगता है कि लोग इनका ही पढ़ने के लिए आए हुए हैं। थोड़ी सी मुआशरे की और समाज की खबर भी ले लेते हैं। सिंध में एक ऐसा वाक़या हो गया है कि एक शख्स की तरफ से अपने 3 दोस्तों को बुलाया गया कि ये मेरी बीवी हाजिर है, और उसके बाद जैसे ये लोग बीवी के पास गए तो उसने शोर मचा दिया। बाद में पता चला कि ये नशई था और इसने अपने नशई दोस्तों को वहां पे बुलाया था। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसके एक नशई दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 भागने में कामयाब हो गए। तो देख लीजिए कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। बात हमने नशइयों की कि उन्होंने किस तरह से अखलाकियात का जनाजा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अपने होश व हवास में नहीं होंगे। नशइयों को नशा कहाँ से आता है? नशा फराहम करने वाले भी बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, बल्कि बड़े ताकतवर लोग हैं। उनमें से एक ऐसा भी है जिसको वजीर रेलवे बना दिया गया है। उनको निगरान हुकूमत में भी शामिल किया गया था, लेकिन जब ज़्यादा तनकीद हुई, ना जाने ऐसे लोगों को आगे लाना क्या मजबूरी बन जाती है। हनीफ अब्बासी साहब, उन पर इल्ज़ाम लगा, साबित हो गया कि उन्होंने एफिड्रीन ली थी। किस लिए ली थी? अद्वियात में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो नशइयों को फराहम करते रहे और नशई ऐसा काम करते रहे जैसा कि सजावल वाले ये 2-3-4 नशई करने जा रहे थे। तो हनीफ अब्बासी साहब को पाकिस्तान की रेलवे का वजीर लगा दिया गया। तो वो रेलवे में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं रेलवे से करप्शन को, बदउनवानी को ख़त्म कर दूंगा। तो चोर चोरों को पकड़ेगा, डाकू डाकुओं को पकड़ेगा। हो सकता है कि ये मुहावरा दुरुस्त हो के डाकू ही डाकुओं को जानता होता है, वही उनको पकड़ सकता है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये करप्शन को पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर से रावलपिंडी तक और रावलपिंडी से लाहौर तक रेल में सफ़र करूंगा ताकि मुझे पता चले कि मुसाफिरों के क्या क्या मसाइल हैं। तो एफिड्रीन बेचने वाले उनको बड़े उहदों पर, नशा बेचने वालों को बड़े उहदों पर बिठा दिया गया, और जो एक पुड़ी लेता है 200 रुपए की, उसको पकड़ के हुकूमत अंदर कर देती है। लेकिन जो वाक़या आपको हमने नशइयों के हवाले से बताया है, ऐसे और कितने वाक़यात पाकिस्तान में होते होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे गैरत वाले लोग हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से एक और हमारे मुआशरे की अक्कासी करती हुई खबर है, वो है कि 2 मियाँ बीवी ने, उनकी 2 बेटियां थी, ये उनके वालिदैन थे, इनकी तरफ से दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। वजह क्या बनी? नौशहरा विरका, ये गुजरांवाला का वाक़या है। एक साहब जो इटली में रहते थे, उनको पता चला कि उनकी बड़ी बेटी ने, शायद उसकी उम्र कोई 18-19 साल होगी या 20 साल होगी, उसने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली है। तो ये साहब उसे में बिलबलाते हुए पाकिस्तान चले आए, अपनी बीवी से मशवरा किया। तो उन्होंने फिर एक ड्रामेबाजी की और दोनों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और ड्रामा ये बनाया। अगर आप इतने गैरतमंद हैं, अगर आपने गैरत खा लिया तो फिर पुलिस को बता दें। लेकिन पुलिस को बताया गया कि हमारे घर में डकैती हो गई, हम तो छोटी बच्ची के लिए जो FA की तालबा है उसके लिए हमको स्टेशनरी लेने गए थे, लेकिन जैसे हम 7 मिनट के बाद वापस आए तो डकैती हो चुकी थी और इनको मारा जा चुका था। डकैती का ये वक़्वा इनकी तरफ से बनाया गया, वहाँ पे कोई डकैती वाला सीन नहीं था, बल्कि उनकी लाशें पड़ी हुई थी। बाद में पता चला कि उन्होंने ये सारा कुछ खुद ही किया है और इस गुस्से में किया है कि बड़ी बेटी ने क्यों अपनी मर्जी से शादी की है। छोटी बेटी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि कल ये भी अपनी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसा ही कुछ न कर दे। तो ये सफाकियत है। पहले तो ये खुद मुद्दई बन गए थे, अब देखते हैं कि इनका कौन रिश्तेदार मुद्दई बनता है और इनको किस तरह से बचाने की कोशिश करता है। अगर इस केस में रियासत मुद्दई बन जाती है तो फिर इंसाफ उन दोनों बच्चियों को मिल सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।